Hey everyone, this is Shani Danani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी मीडियम। हम ऑलरेडी देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर और लेटर टू गॉड का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इसी की समरी जो है यानी जो सारांश है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। बट अब बारी आती है इस चैप्टर में दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में दैट इज फर्स्ट फ्लाइट में उसको डिस्कस करने की। अब देखो जब चैप्टर का डिस्कशन हमने किया है लाइक जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था या हमने जब समरी की बात की मैंने आपको दोनों इंग्लिश और हिंदी में सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की थी और सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा था, राइट। बट अब जब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आपको ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखने हैं, इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, देखो आंसर्स आपको सिर्फ इंग्लिश में दिखेंगे बट जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको पढ़ते से ही आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स आ जाने चाहिए और ऑब्वियसली वो हिंदी में ही आते हैं अक्सर, उसको आप कैसे एक प्रॉपर आंसर के फॉर्म में लिखोगे वो भी हम सीखते चलेंगे, ठीक है। अब देखो एकदम से तो आप ऐसा नहीं हो जाएगा जिसको प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में आंसर्स लिखने में कि एकदम से रातों रात या इस वीडियो के बाद आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख लोगे बिल्कुल ऐसे फ्लुएंट इंग्लिश में, ऐसा नहीं होगा। ये टाइम लेगा, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट येस, अगर आप जो भी मेरी बातें हैं वो अच्छे से ध्यान से सुनकर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, अगर आप उनको यूज़ करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे उन पॉइंट्स को, डेफिनेटली आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम कुछ बहुत ही ज़्यादा लाइक वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी बुक में, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फटाफट से बुक ओपन कर लो। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि ये कंपलसरी है कि आप जो भी रिस्पेक्टिव बुक्स हैं और एक कोई भी नोटबुक और एक पेन अपने सामने रख के बैठा करो ताकि आप नोट डाउन कर सके एंड कुछ भी अगर ऐसा लगता है आपको कि बुक में मार्क करना है या बुक में चेक करना है आप उसी वक्त वेरीफाई कर लो, राइट। सो फटाफट से बुक ओपन कर लो और बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जो ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक के नाम से दिए हुए हैं बीच बीच में चैप्टर के, वहीं से हम बिगिन करेंगे और बिल्कुल एंड तक हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो समझ जाओ, जैसे ही वो पता चलेगा आपको सिर्फ उतना ही आंसर मेंशन करना है। अगर वो क्वेश्चन बिल्कुल मिनिमम मार्क्स का है यानी आई थिंक 1 मार्क का, उससे कम के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट। अगर उतना है आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ उतना मेंशन करो जितना क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है। बट आपको अगर लगता है कि मार्क्स ज़्यादा हैं क्वेश्चन के तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए भी आंसर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पूछा है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी वो आपको बताना है। तो लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी, या तो डाउनपोर हो जाए या फिर एक शार, एटलीस्ट शार यानी कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाए, है ना। तो सिर्फ इतना मेंशन करना है। लेंचो पास्ट की बात है तो होप्ड ईडी हो जाता है। लेंचो होप्ड फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। बट अगर मार्क्स ज्यादा हैं तो आप इसको और थोड़ा बड़ा करके बताएंगे कि ऐसा क्यों थी ये चीज की उम्मीद उनके दिमाग में ताकि अच्छा हार्वेस्ट हो, राइट। तो इसका आंसर जो है बड़ा आसान है, आप लिख देंगे लेंचो होप्ड फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार, आगे फॉर अ गुड हार्वेस्ट। देखो अगर आप इसको हिंदी में सोचते तो आप क्या बोलते, भाई लेंचो जो है वो डाउनपोर, भाई ये दिमाग में आ जाना चाहिए डाउनपोर कि मूसलधार बारिश की बात की हमने या फिर नॉर्मल बारिश की बात की, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए तभी आप उसको आंसर के फॉर्म में लिख पाओगे, राइट। सो लेंचो किस चीज की उम्मीद कर रहे थे, या तो डाउनपोर हो जाए या एटलीस्ट एक शार, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। क्यों, रीजन था फॉर अ गुड हार्वेस्ट, ताकि अच्छे से फसल उगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या बुक में मेंशन किया है और क्या आपको लिखना है। अब बताओ कुछ डिफिकल्ट होगा नहीं, अगर आपने दोनों वीडियोस इसके पहले जो गए हैं उनको अच्छे से देखा है आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी आंसर्स लिखने में, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। क्या हमने डिस्कस किया था जब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, बिल्कुल किया था। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, पूछा है वाई, जब भी वाई पूछा है आपको एक प्रॉपर रीजन देना है, इसके मार्क्स आपको तभी मिलेंगे। ऑल्सो लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर किया, जो बिग रेन ड्रॉप्स थी उनको बोला 10 सेंट और जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स थी उनको बोला 5 सेंट्स। क्या हमें ये पता है, बस अब इसको ध्यान में रख के रखना है।
लेंचो सेड दैट द रेन ड्रॉप्स, या फिर लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स, that is big raindrops with 10 cent and small raindrops with 5 cent. क्यों? Because या फिर as, क्योंकि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, so you will write, चलो because ही लिखते हैं because वो बहुत जनरली आप सुनते हो, because यही रेन ड्रॉप से क्या होने वाला है, आगे जाके जो भी प्रॉस्पेरिटी है, जो भी आगे की कामयाबी होगी पैसों के टर्म्स में, खाना हो गया, किसी भी तरीके से प्रॉस्पेरिटी होगी, वो फसल की वजह से ही आएगी। तो वो रेन ड्रॉप्स नहीं गिरती अगर, तो फसल ग्रो नहीं करेगी, फसल ग्रो नहीं करेगी तो खाने के लिए कुछ नहीं होगा, उसको बेचने के लिए कुछ नहीं होगा, इसीलिए पैसे नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली ये रेन ड्रॉप्स के गिरने की वजह से ही पैसे आने वाले थे, इसीलिए इनको न्यू कॉइन से कंपेयर किया। अब इसको एक प्रॉपर आंसर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, आपको ये सारी चीजें मेंशन करते हुए ये लिखना है, या तो लेंचो सेड दैट, या बेस्ट है लेंचो कंपेयर्ड, क्योंकि वो एक बोल सकते हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, कि भाई ये क्या है, इसकी तुलना में ये कैसा है। सो लेंचो compared the raindrops with new coins, the big drops as 10 cent pieces and the little ones या small drops as 5, as they were promising him a good harvest which would bring him prosperity। अच्छे से समझ लेते हैं इतना वाला पॉइंट, कि बड़े रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट पीसेस, छोटे रेन ड्रॉप्स को 5 सेंट पीसेस इसीलिए बोला क्योंकि वो रेन ड्रॉप्स के गिरने के बाद लेंचो को ये 100% पता था, या ये रेन ड्रॉप्स प्रॉमिस कर रही हैं कि एक अच्छा हार्वेस्ट होगा, अच्छे से फसल ग्रो करेगी, अच्छे से फसल ग्रो करेगी, गुड हार्वेस्ट होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा भाई, अल्टीमेटली एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी आने के चांसेस हैं। दिस इज गोइंग टू ब्रिंग हिम प्रॉस्पेरिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा उपलब्धियां होंगी, आगे बढ़ पाएंगे। करेक्ट। सो यही चीज़ है कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को इसीलिए कंपेयर किया क्योंकि उससे अच्छा हार्वेस्ट आएगा और उस वजह से प्रॉस्पेरिटी आएगी। अब आपको ये क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, आपको मेंशन करना है वर्ड कंपेयर्ड, आपको मेंशन करना है 10 और 5 सेंट पीसेस, आपको एंड लिखते हैं यहाँ पर, आपको मेंशन करना है 10 एंड 5 सेंट पीसेस, फिर आपको मेंशन करना है कि इससे प्रॉमिस हो रहा था एक गुड हार्वेस्ट और उसी से होने वाली थी प्रॉस्पेरिटी, और इस वजह से कोई दिक्कत होती नहीं और इस वजह से पैसे आ रहे थे ना, इसीलिए न्यू कॉइन्स, यही तो है अल्टीमेटली पैसे। डन। अब बताओ, इतनी सारी चीजें सोच लोगे, प्रैक्टिस करोगे, अब इसको 3-4 बार लिखने की कोशिश करो, रटना मत, अपने शब्दों में लिखो, आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत फेस नहीं होगी। बस यस, ये ध्यान में रखने का है कि कोई भी ग्रामेटिकल एरर मत करना, कोई भी गलती मत करना जो कि ग्रामर के रूल्स, व्याकरण के रूल्स को ब्रेक करे। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थर्ड है, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स। रेन कैसे चेंज हो गई, बारिश कैसे चेंज हुई भाई, बारिश हो रही थी, सब बढ़िया था, एकदम से बहुत तेज हवा चलने लगी, विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, उसके बाद हेल स्टोन्स, ओलों की बारिश होने लगी, और फिर उसके बाद हुआ क्या, फील्ड के बारे में भाई, पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई, जितनी भी फसल थी सब नष्ट हो गई, एक पत्ती भी नहीं बची, एक फूल भी नहीं बचा, सब कुछ डैमेज हो गया। तो बस आपको यही मेंशन करना है। सबसे पहले बता दो रेन कैसे चेंज हुआ, तो सडनली विंड ब्लो होने लगी और हेल स्टोन्स की बारिश होने लगी। क्या हुआ, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, एक लीफ भी नहीं बची, एक फूल भी नहीं बचा। क्लियर? ओके, चलो अब इसी को लिखते हैं आंसर को। सो आंसर आप ऐसे लिखेंगे, द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स, suddenly a strong wind began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain. Now depends, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का है तो फिर आप क्या क्या मेंशन करोगे, आप ये वाली लाइन फिर मेंशन नहीं करेंगे अगर ये 1 मार्क का है तो, ठीक है। और फिर आप लिख सकते हैं दिस से लेकर कंटिन्यूड फॉर एन आवर एंड भी हटा दोगे, दिस डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड, ये भी हट जाएगी लाइन। यानी 1 मार्क में आप सिर्फ इतना लिखोगे, द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स, दिस डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड्स, दैट्स इट। बट व्हाट इफ अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, फिर आपको ये सब मेंशन करना पड़ेगा कि जो रेन है वो हेलस्टोन्स में बदल गई, ओलों में बदल गई, सडनली एकदम से एक बहुत तेज
आंधी चलने लगी, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करने लगी, बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले गिरने लगे बारिश के साथ। तो बारिश भी हो रही थी और ओलों की बारिश भी हो रही थी। दिस कंटिन्यूड फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ये ऐसा ही चलता रहा। एंड डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, जितनी भी फसलें थी सब डिस्ट्रॉय हो गई। कहाँ? लेंचो की फील्ड में। नीदर अ लीफ नॉर एनी फ्लावर वॉज सीन ऑन द प्लांट। अब आप जनरली इसको क्या लिखते हैं? आप लिखते देयर वॉज नो लीफ नो फ्लावर, बट क्यों ना आप नीदर नॉर का यूज करो, ना तो कोई पत्ती ना ही कोई फूल, तो नीदर नॉर यूज करेंगे जब आपको ना ही यूज करना है। सो नीदर अ लीफ नॉर एनी फ्लावर वाज सीन ऑन द प्लांट। ये हो गई कंडीशन। कितना आसान क्वेश्चन है। इट्स जस्ट दैट आपको बस समझना है कि मैं यहाँ क्या लिखूं। दिमाग पे लाओ वो चीजें और उसको सेंटेंस के फॉर्म में प्रैक्टिस करो। सीधे एग्जाम के दिन के लिए नहीं बैठना है। एग्जाम के दिन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। फोर्थ है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। अब हेल स्टोन्स गिरना बंद हो गए, सब डिस्ट्रॉय हो गया। लेंचो के दिमाग में क्या चल रहा है? व्हाट इज लेंचो फीलिंग? लेंचो बहुत बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा अपसेट हैं। ही इज फिल्ड विथ सॉरो, ही इज फिल्ड विथ ग्रीफ। ये वो बच्चे समझ जाएंगे जो प्रीवियस वीडियो देख के आए हैं। समरी वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था आप कैसे मेंशन कर सकते हो एक ही चीज को। लेंचो वॉज वेरी सैड बोल लो, लेंचो वॉज फिल्ड विथ सॉरो बोल लो, लेंचो वॉज फिल्ड विथ ग्रीफ बोल लो, या फिर एक और आता है लेंचो वॉज ग्रीफ स्ट्रिकन, वो भी लिख सकते हो। तो आपके ऊपर है, आपको वही पुराना लिखना है, आप कुछ नया इंप्रूव करना चाहते हो। सो इस तरीके से आपको बस उतना ही मेंशन करना है कि आफ्टर द हेल स्टोन्स स्टॉप्ड लेंचो वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। एक और चीज मिल गई, ठीक है, पूरी तरीके से दुख से भर चुके थे वो। एवरीथिंग वॉज रूइंड। रूइंड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड। अब आप डिस्ट्रॉयड वर्ड लिखो या रूइंड लिखो, रूइंड बेस्ट लग रहा है ना। तो एवरीथिंग, हर एक चीज रूइंड हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। किसके द्वारा? बाय द हेल स्टॉर्म। एंड नथिंग वाज लेफ्ट फॉर हिज फैमिली टू ईट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। पूरे साल भर के लिए कुछ भी खाने के लिए बचा नहीं था, यानी एक क्रॉप इतना सा तिनका भी नहीं बचा था। एवरीथिंग वॉज रूइंड, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। तो क्या हुआ? जैसे ही लेंचो की फीलिंग्स क्या है, जैसे ही हेल स्टॉप हुई, लेंचो वॉज फिल्ड विद सैडनेस। दिस इज 1 मार्क का क्वेश्चन। इफ यू वांट टू इलेबोरेट यानी एक्सपैंड करना या थोड़ा डिटेल में बताना, तो क्या करोगे? आप ये लिखोगे कि आफ्टर द हेल स्टोन्स स्टॉप्ड एवरीथिंग वॉज रूइंड, देयर वॉज नथिंग लेफ्ट इन द फील्ड, देयर वॉज नथिंग for the family to eat for the rest of the year, and thus Lencho was filled with sadness. Lencho was filled with grief. Lencho was grief stricken. कितने तरीके बता दिए मैंने। अब इसको लिखने की कोशिश करो, आपके पास 3-4 टाइप के आंसर्स आ जाएंगे, फिर आपको जो मर्जी आए आप वैसा टाइप का लिखो। क्लियर? ओके, चलो 5th क्वेश्चन में मूव करते हैं। Who or what did Lencho have faith in? What did he do? Lencho को किस में विश्वास था? Have faith in, बहुत इजी है। Lencho had faith in God। क्या ऐसे लिख लें? लिख सकते हो, बट और भी तो तरीके पढ़े हैं हमने। क्या पढ़ा है? Lencho had a strong belief in God. Lencho had a strong faith in God. Lencho had a firm faith in God. Lencho had an unwavering faith in God. 4 तरीके बताएं, बट आप वहीं पहले तरीके पे ही जाओगे क्योंकि वो सब लिखने वाले है ना। तो ये 3-4 तरीके बताए हैं, प्लीज यूज करो, आपको जो अच्छा लग रहा है वर्ड। ऑल्सो उसने क्या किया भाई? उसने लेटर लिख दिया भगवान को, कि उनको पता था कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं, वही अल्टीमेटली मदद करेंगे, आखिरकार वही मदद करेंगे। सो यस, उन्होंने लेटर लिखने का फैसला किया। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? बड़ा आसान है। Lencho had firm faith in God. Lencho had an unwavering faith in God. Lencho had a strong faith in God. आपको जो लिखना आप लिख सकते हो। He strongly believed. बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे वो बहुत बहुत ज़्यादा ये बिलीव करते थे, स्ट्रांगली बिलीव करते थे दैट गॉड सीज एवरीथिंग, कि भगवान सब देख सकते हैं। He had faith that God would help everyone in any problem. उनको हमेशा से ये चीज़ पता थी कि भगवान सबकी मदद करते हैं, अगर आप दिक्कत में हो तो भगवान ही हैं जो मदद करेंगे। Thus he wrote a letter. क्या किया लेंचो ने? एक लेटर लिख डाला। सो रोट अ लेटर, है ना, किसको? टू गॉड, आस्किंग फॉर 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन, अपनी फील्ड को वापस से सो करने के लिए। चाहो तो नेक्स्ट रीजन भी लिख दो, टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स या क्रॉप ग्रोज या अंटिल द हार्वेस्ट। इसीलिए उन्होंने 100 pesos मांगे लेटर में। ठीक है, तो किसमें फेथ था? भगवान में। क्या किया? लेटर लिख दिया। अगर ज्यादा बड़ा लिखना है तो भाई स्ट्रांगली बिलीव करते थे भगवान सब देख सकते हैं, वही मदद करेंगे, इसलिए लेटर लिखा, उसमें 100 pesos मांगे। इजी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। 6th है, हु रेड द लेटर। अब जब आप ये क्वेश्चन देखोगे आपकी बुक में कहाँ पे मेंशन है, लाइक बीच में बिल्कुल टेक्स्ट के मेंशन है,
तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये कहाँ पे पूछा जा रहा है, किस पैराग्राफ से रिलेटेड पूछा जा रहा है। इसीलिए हम आंसर जो है यहाँ पर पोस्ट मास्टर करेंगे। और ऑल्सो लेटर लिप किसने पढ़ा था, इसमें कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज पोस्टमैन ने लेटर पढ़ा नहीं है, पोस्टमैन ने सिर्फ एनवलप पढ़ा था, लिफाफा पढ़ा था जिसपे टू गॉड लिखा था। लेटर खोल के पढ़ने का काम पोस्ट मास्टर ने किया है, तभी तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इंक पेपर और गुडविल के अलावा मुझे और भी चीज़ें चाहिए, और फिर वो पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हु रेड द लेटर बड़ा आसान है, क्या लिखोगे, पोस्ट मास्टर। सो द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। अब यहाँ पर आप ये कैसे बोल रहे हो मैम, ये रेड क्यों पढ़ रहे हो आप, ये तो रीड होना चाहिए। तो जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, जैसे राइट पढ़ रहे थे, तब हम रीड पढ़ते हैं, जैसे आई एम रीडिंग, विल यू रीड दिस। बट जब आप पास्ट की बात करते हो तो रीड को लिखते ऐसे ही हैं पर पढ़ते रेड हैं, रेड कलर वाला रेड, ठीक है। सो हु रेड द लेटर, किसने लेटर पढ़ा था, पास्ट, तो पोस्टमैन रेड द लेटर, नॉट रीड द लेटर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर। पोस्ट मास्टर ने क्या किया जैसे उन्होंने लेटर पढ़ लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं मदद करूंगा। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो द पोस्ट मास्टर वॉज सरप्राइज लिख लो, या फिर लिख लो द पोस्ट मास्टर अप्रिशिएटेड द फेथ ऑफ द फार्मर ऑफ द मैन हु रोट द लेटर इन गॉड एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प द पर्सन। अगर ज्यादा डिटेल में लिखना है तो पूरा लिखो, आफ्टर रीडिंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज सरप्राइज, या फिर द पोस्ट मास्टर अप्रिशिएटेड द फेथ ऑफ द पर्सन इन गॉड, ही ऑल्सो विश्ड दैट ही हैड द सेम फेथ एंड डिसाइडेड टू नॉट शेक द फेथ ऑफ द पर्सन एंड हेल्प हिम बाय राइटिंग या बाय आंसरिंग दी लेटर। अब इतनी सारी चीजें बोली, अब थोड़ा ऐसा लग रहा होगा ना कितना सारा बोल दिया, हम धीरे धीरे बोलो। अभी आंसर देखते हैं, देखो बड़ा आसान है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये लिखना है कि अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सीधे सीधे लिख दो द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, या फिर द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। नेक्स्ट, अगर आपको डिटेल में लिखना है तो ये लिखो, इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में द पोस्ट मास्टर ब्रोक आउट इनटू लाफ्टर। सबसे पहले तो उनको हंसी आ गई, है ना। बट वेन ही रेड द लेटर, बट जैसे ही वो लेटर पढ़ते हैं, ही सून बिकेम सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस हो गए वो, एंड वो सरप्राइज टू सी द फर्म फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, और वो शॉक्ड थे कि इतना ज्यादा फेथ किसी का कैसे हो सकता है भगवान में। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, सो डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। ठीक है, तो पहले हंसी आ गई, फिर सीरियस हो गए और बहुत सरप्राइज थे इतना फर्म फेथ देखकर, इवन खुद को भी लग रहा था कि काश मुझ में ये फेथ होता। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लेंचो के या जो भी पर्सन है उसके फेथ को नहीं तोड़ेंगे या बिल्कुल भी डगमगाने नहीं देंगे, इसीलिए हम आंसर करेंगे या पैसे कलेक्ट करके लेंचो को भेजेंगे। क्लियर, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। जब लेंचो को नेक्स्ट जब जाते हैं फॉलोइंग संडे वो पता करने कि उनके लिए लेटर आया कि नहीं, वो जब लेटर पढ़ते हैं उसमें पैसे देखते हैं तो क्या वो सरप्राइज्ड थे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा फेथ है भगवान में कि उनको पता था कि आंसर तो मुझे आएगा ही आएगा। वो ये नहीं गए थे पता करने की आया कि नहीं, वो ये देखने गए थे कि लेटर आ गया क्या, मतलब क्या पता बाद में आएगा बट आज आ गया क्या, बस इतना था उनके दिमाग में। जब पता चला लेटर आया है, पैसे हैं उसमें, कोई सरप्राइज नहीं था क्योंकि उनको पता था कि भगवान बिल्कुल मदद करेंगे, वो मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। ठीक है, सो वॉज लेंचो सरप्राइज? नो, ही वॉज नॉट सरप्राइज। बट क्या इतना ही लिख दें? नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। सो नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी in it as he was very confident and had strong faith in God। अब आप क्या करोगे ना, आप as की जगह because लिख दोगे। क्या लिख दोगे? बिकॉज। बट मैंने आपको पहले भी बोला, अभी फिर बोल रही हूं, जब आपके पास और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स का मतलब और भी तरीके हैं अगर, तो क्यों नया कुछ नहीं लिखते हो? तो बिकॉज की जगह एज लिखो, ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। सो इन इट एज ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि बहुत 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 कॉन्फिडेंट थे, एंड हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, बहुत ही फर्म फेथ, स्ट्रॉन्ग बिलीव, स्ट्रॉन्ग फेथ था उनका भगवान में, तो इसीलिए ही ऑलरेडी न्यू, उनको पहले ही पता था कि मुझे लेटर जरूर जरूर आएगा। क्लियर, ओके। 9th है व्हाट मेड लेंचो एंग्री। गुस्से में क्यों आ गए फिर लेंचो? तो लेंचो ने जैसे ही पैसे काउंट किए उसमें 30 पैसों की कमी थी, और ये जो डिफरेंस था दैट मेड लेंचो एंग्री, है ना। अब इसको लिखते हैं, किस तरीके से लिख सकते हो? तो आपको अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इतना लिखो, आफ्टर काउंटिंग द मनी लेंचो फाउंड 30 पैसोज लेस देन ही डिमांडेड। जितना मांगा था उससे 30 पैसों कम थे। So he was sure that God would not make a mistake. The post office employees have stolen the money, and that's why he was angry.
थोड़ा और छोटा करना है तो ऐसे लिख सकते हो कि आफ्टर काउंटिंग द मनी लेंचो फाउंड दैट 30 pesos वर लेस एज पर ही डिमांडेड एंड दिस डिफरेंस इन मनी मेड हिम एंग्री। क्लियर? अब इसको और दूसरे तरीके से लिखते, देख रहे हो कितने तरीके होते हैं आंसर्स लिखने के, जस्ट दैट प्रैक्टिस करो, आप खुद ब खुद लिखने लगोगे। So when Lencho counted the money, there were only 70 pesos in the envelope. जैसे ही उन्होंने पैसे काउंट किए सिर्फ 70 pesos थे। Lencho had demanded 100 pesos. Lencho को तो भैया 100 pesos चाहिए थे। He was sure God couldn't make this mistake. वो 100% श्योर थे कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे and was confident. एंड ऑल्सो इस पे भी वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज मस्ट हैव टेकन द 30 pesos फ्रॉम द एनवेलप। तो उनको ये था कि डेफिनेटली भगवान गलती नहीं करेंगे, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने ही 30 pesos जो है वो ले लिए होंगे। दस द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। तो ये जो डिफरेंस था, ये जो कमी थी 30 pesos की, वो जो है ना उसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया कि भाई पैसे चुरा लिए हैं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने और मुझे बहुत जरूरत है, तो आप प्लीज मुझे 30 pesos वापस भेज दो। क्लियर? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब आ जाते हैं थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। अब ये क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, इट्स जस्ट दैट आपकी थोड़ा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एज इट इज थोड़ी सेंटेंसेस याद करके जाओगे बुक के, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व इसलिए करा रही हूँ बिकॉज बुक में दिया है, बट आएगा नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन। पहली लाइन का हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, बाकी ये भी पढ़ लेते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं, इसका कोई भी एज सच नहीं है कि आने वाला है। सो लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड एंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस शो दिस। तो लेंचो को बहुत 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 भरोसा था, स्ट्रॉन्ग फेथ था भगवान में, बस खत्म, इतना पता होना चाहिए। बाकी क्या चीजें जो प्रूफ करती हैं फटाफट से देख लेते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बस एक ही चीज चल रही थी दिल दिमाग में कि एक ही जन है जो हमारी मदद कर सकते हैं और वो है भगवान। तो ये प्रूफ करता है। नेक्स्ट, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली of one hope, the help of God, whose eyes as he had been instructed sees everything, even what is deep in one's conscious। सब पढ़ चुके हैं हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में, तो ये चीज भी उनको पता थी कि भगवान सब देख सकते हैं, इवन जो अंतरात्मा में है वो भी देख सकते हैं। तो ये भी प्रूव करता है उनका फेथ। थर्ड थिंग, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। मतलब अभी भी उनको ये नहीं था कि भगवान ने पैसे भेज दिए, तो वो नहीं था उनके दिमाग में ये था कि 30 pesos कम कैसे, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, भगवान ने पूरे 100 pesos भेजे होंगे। तो यहाँ पे भी भगवान पे जो दृढ़ विश्वास है लेंचो का वो प्रूव होता है। क्लियर? ऑल राइट। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर ने क्यों भेजे पैसे लेंचो को, क्यों भेजे, दिमाग में क्या आ रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का फेथ टूटे, भगवान से विश्वास उठे, वो नहीं चाहते थे। और उसको हमने पढ़ा है शेक वर्ड से, है ना। सो द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक द फर्म फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया, दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। फिर उन्होंने लेटर पे गॉड क्यों साइन किया, वो लिख सकते थे ना पोस्ट मास्टर, या अपना नाम लिख सकते थे, उन्होंने गॉड क्यों लिखा, वही चीज ताकि वो विश्वास बना रहे। क्लियर? चलो अब इसी को ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे द पोस्ट मास्टर सेंट द मनी टू लेंचो टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव, कि हमेशा जिंदा रहे वो फेथ, अलाइव रहे वो विश्वास, किसका, लेंचो का, भगवान में। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आंसर करूंगा। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो भगवान पे जो विश्वास है लेंचो का उसे थोड़ा भी डगमगाने दे। ही डिडंट वांट दैट, सो यस, इसीलिए उन्होंने लिखा द पोस्ट मास्टर साइंड द लेटर एज गॉड एज ही वांटेड टू कन्वे अ मैसेज टू लेंचो दैट गॉड हैज सेंट हिम द मनी एंड दैट गॉड हिमसेल्फ साइंड ऑन इट। तो वो ये चाहते थे कि भाई लेंचो तक ये मैसेज पहुंचे कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं और भगवान ने ही साइन करके भेजा है। ये उनके दिमाग में ये ना आए कि क्या किसी और ने मुझे पैसे दिए हैं, बल्कि इनको तो ये पता ही नहीं है कि लेंचो को तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ है कि वो सोच भी नहीं रहा था कि कोई और भेजेगा, उनको यही था कि भगवान ही भेजेंगे। तो अगर गॉड साइन नहीं भी होता ना तो भी वो श्योर थे कि भगवान ही हैं जिन्होंने मुझे पैसे भेजे हैं। ऑल्सो यहाँ पोस्ट मास्टर का जो एक बोल सकते हैं एक बहुत अच्छा नेचर है, ठीक है, वो प्रूफ होता है दैट ही सच अ गुड ह्यूमन बीइंग। उनकी जो ह्यूमैनिटी है वो यहाँ दिख रही है, इंसानियत दिख रही है कि उन्होंने क्या किया, लेटर पे गॉड लिख दिया ताकि लेंचो को थोड़ा भी डाउट ना हो कि किसने मुझे पैसे भेजे। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या लेंचो ने कोशिश की ये पता करने की कि किसने लेंचो को पैसे भेजे हैं? क्यों पता किया या क्यों पता नहीं किया? नहीं किया पता, क्यों?
क्योंकि लेंचो को पता था, उसका जो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था कि भाई भगवान ही पैसे भेजेंगे और थोड़ी कोई भेजेगा। तो लेंचो का जो स्ट्रॉन्ग फेथ था, अगेन हर जगह वही चीज़ चल रही है, इस वजह से उसने बिल्कुल पता करने की कोशिश नहीं की कि मुझे पैसे किसने भेजे हैं। लेंचो को पहले ही विश्वास था कि भगवान ही हैं जो मुझे पैसे भेजेंगे। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा आंसर हो जाएगा ये। No, Lencho did not try to find out who had sent the money to him because he was sure that God had sent the money to him. क्योंकि वो 100% श्योर थे, वो सर्टेन थे इस चीज़ को लेकर कि भाई भगवान ही हैं जो मुझे पैसे भेजेंगे। He had an unfavoring faith in God and he knew that nothing escapes God's eyes and thus God was aware of his unfortunate condition and would help him. तो उनको यही था कि लेंचो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे थे पता करने की कि पैसे किसने भेजे हैं, क्योंकि उनको पहले से ही विश्वास था कि भगवान ही है जो उनको पैसे भेजेंगे। साथ ही साथ उनको एक अनवेवरिंग फेथ था जो बिल्कुल डगमगा नहीं सकता, ऐसा स्ट्रॉन्ग फर्म फेथ था उनका भगवान पे, और इसीलिए उनको पता था कि भगवान सब देख सकते हैं, भगवान मेरी अनफॉर्चुनेट, मेरी जो बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है वो कंडीशन भी देख पा रहे हैं, इसीलिए वही हैं जो मेरी मदद करेंगे। दैट्स व्हाई ही डिड नॉट ट्राइड टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम द मनी। इजी? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? What is the irony in the situation? जब मैं समरी पढ़ा रही थी आपको, मैंने लास्ट में आपको बोला था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरनी क्या थी। ये अच्छी बात है, आपको आयरनी की यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है तो आपके लिए थोड़ा इजी पड़ जाता है। ठीक है, अभी ये समझ लो आयरनी क्या होता है, फिर इसका आंसर पढ़ेंगे जो मैं ऑलरेडी समरी में बता चुकी हूँ। सो लेंचो को क्या लगता है किसने पैसे चुराए? उन्हीं लोगों ने जिसने उसकी मदद की है ना, मतलब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज। अब आयरनी क्या है, आयरनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. अगर आप ये स्टोरी लिखते, आप लास्ट में क्या एक्सपेक्ट करते कि शायद लेंचो सोचते कि अरे मेरी किसने मदद की, अरे भगवान ने कैसे कर दिए पैसे मुझे ट्रांसफ़र, पक्का कोई और है। फिर पोस्ट मास्टर आते, वो बोलते रो मत, मैं हूँ, मैंने देखा पढ़ा लेटर, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें इतना विश्वास है भगवान पे, मैंने पैसे दिए, ऐसे करके कुछ होता। या फिर दूसरी आप एंडिंग ये करते कि लेंचो जो है वो थैंक यू लिख रहे हैं लेटर में, थैंक यू सो मच, मुझे इतने पैसे मिल गए, कोई बात नहीं, 30 पैसे कम है तो 70 भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहाँ हुआ क्या, लेंचो बोलते कि भैया यहाँ पे मेल के थ्रू मत भेजना 30 पैसों, क्योंकि यहाँ के लोग तो बेईमान हैं। तो ये आयरनी है, एक्सपेक्टेड कुछ और था और उल्टा ही हो गया। तो आयरनी का मतलब होता है ऐसा कुछ जो एक्सपेक्टेड नहीं था, जो आप सोच रहे थे होगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए, जिसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा था, वो है आयरनी ऑफ अ सिचुएशन। अब इसी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि जिसने मदद की उसी पे डाउट कर रहे थे लेंचो, ये आयरनी है। नाउ लेट्स रीड द आंसर। सो Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos from God and he received only 70 pesos. तो लेंचो को लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही बाकी के 30 पैसोज ले लिए होंगे, क्योंकि उन्होंने 100 पैसोज मांगे थे और उनके एनवलप में सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोज थे। ही वॉज श्योर दैट गॉड कैन नॉट मेक अस सच अ मिस्टेक। तो उनको पता था भगवान थोड़ी गलती करेंगे कैलकुलेशन में, वो 100 मांगे तो 100 दे ही देंगे। तो ये 30 पैसोज भगवान ने कम नहीं भेजे हैं, बल्कि किसी ने तो चोरी किए। सो ही अज्यूम्स, तो वो ऐसा अनुमान लगाते हैं, ऐसे सोच लेते हैं दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन द मनी, कि पक्का पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो हैं उन्होंने ही पैसे चुराए होंगे। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम इन हिज क्राइसिस इन ऑर्डर टू कीप हिज फेथ फर्म। आयरनी ये है कि लेंचो ने उन्हीं लोगों पे डाउट किया, उन्हीं लोगों को सस्पेक्ट किया जिन लोगों ने उसको पैसे देकर मदद की। तो ये थी आयरनी इन द सिचुएशन। क्राइसिस मतलब बहुत बुरी कंडीशन जब होती है ना, उसको क्या क्राइसिस कहते हैं। डन? ओके, नेक्स्ट है द फिफ्थ क्वेश्चन। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर बॉक्स और आंसर खुद दिख जाएगा। बोला जा रहा है कि क्या लेंचो जैसे लोग रियल दुनिया में होते हैं? नहीं होते हैं। लाइक कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इतना भोला हो कि उसको पता ही नहीं है कि मैंने एड्रेस डाला टू गॉड और मेरा लेटर भी पहुंच गया, मुझे आंसर भी आ गया, मुझे पैसे भी आ गए। तो इतना तो मतलब कोई भी नहीं करेगा, है ना, इतना भोला कोई नहीं होता। दूसरी बात, इस तरीके से इतना फर्म फेथ होना कि आप ये मान रहे हो कि आप टू गॉड लिख रहे हो और आपको पैसे भगवान ने ही दिए हैं, इतना फर्म फेथ भी शायद
मुश्किल है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो या डेफिनेटली इट्स वेरी इम्पॉसिबल, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, या फिर इट्स नॉट एट ऑल can't be said that a person like Lencho exists in the real world. What kind of a person would you say he is? अब वो किस तरीके के इंसान है, इससे रिलेटेड आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर सीधे सीधे आपको आंसर भी मैं डिस्कस करा दूंगी. सबसे पहले वर्ड दिया हुआ है ग्रीडी. ग्रीडी मतलब लालची. क्या लेंचो लालची थे? नहीं, क्योंकि अगर वो लालची होते तो वो 100 पैसों नहीं मांगते, वो बहुत सारा अमाउंट मांग सकते थे. अगर अभी कोई लालची इंसान है, उसको पता चले कि मैं अगर भगवान को लेटर लिखूंगा तो मुझे ना जितने पैसे मैं मांगूंगा उतने मिलेंगे, डेफिनेटली वो पर्सन जो है वो करोड़ों में मांगेगा पैसे, कि सारी जिंदगी भर मुझे कुछ करना ही ना पड़े, मतलब मैं इतना ज़्यादा पैसे वाला हो जाऊं, उससे भी ज़्यादा ही मांगेगा. तो लेंचो ने सिर्फ उतने पैसे मांगे जितने उनको ज़रूरत थी, जितना वो अपने साल भर का खर्चा निकाल लेते, बस उतना ही मांगा उन्होंने. तो ग्रीडी नहीं है. नेव का मतलब होता है जो बहुत भोले होते हैं, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं होता, बिल्कुल एक्सपीरियंसड नहीं होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता होता है कि लाइफ क्या है क्या नहीं, बहुत ही ज़्यादा भोले. नेक्स्ट है स्टूपिड. क्या लेंचो स्टूपिड थे? कहीं ना कहीं हाँ, क्योंकि अगर लेंचो ने लेटर लिखा और ये भी मान रहे कि भगवान ने मुझे पैसे दिए हैं और मेरा चला भी गया लेटर एड्रेस तक, तो कहीं ना कहीं वो बोल सकते हैं, स्टूपिड भी बोल सकते हो, नेव भी तो बोल ही सकते हो, लाइक भोले भी हैं, बट वो कहीं ना कहीं इसके बीच में शायद थोड़े बहुत स्टूपिड भी हैं. अगर वो ये नहीं रियलाइज कर पा रहे इस फूलिश कि नहीं ये लेटर कुछ तो गड़बड़ है, किसी और ने मुझे पैसे भेजे. नेक्स्ट अनग्रेटफुल. ग्रेटफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना किसी को, या अगर आपके लिए किसी ने कुछ अच्छा किया है तो आप हमेशा ऐसे रहते हैं कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मेरे लिए कुछ किया, उसे कहते हैं ग्रेटफुल होना. कि जब भी कुछ अच्छा होता है आप थैंक यू बोलते हो, आप थैंकफुल फील करते हो. अनग्रेटफुल मतलब जिसको कोई थैंक यू फिंक यू कुछ नहीं होता, हाँ भैया तुमने कहा मदद करी तो मैं क्या करूँ, ऐसे टाइप के लोग होते हैं, है ना. तो क्या ये अनग्रेटफुल है, वो पूछा है. नेक्स्ट सेल्फिश. सेल्फिश मतलब मतलबी. क्या लेंचो मतलबी हैं, ऐसा बोला गया है. नेक्स्ट कॉमिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे जोक टाइप के हैं, हंसी आ जाए ऐसे टाइप के इंसान हैं. अनक्वेश्चनिंग मतलब जो क्वेश्चंस नहीं पूछता, भरोसा है तो है, फिर कोई डाउट का कोई चांसेस नहीं है, लाइक नहीं है डाउट, मेरे को भगवान पे भरोसा है तो भगवान ने ही मुझे पैसे भेजे हैं, मुझे उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं. सो कई ऐसे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सारे वर्ड्स यूज़ करो, कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हो आप कैसे लिख सकते हो आंसर, और आपको खुद भी ट्राई करना आंसर लिखना, प्लीज़ ये कोशिश करना प्रैक्टिस करने की, बाकी एक आंसर पढ़ लेते हैं. सो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इसलिए बोल दिया है बिकॉज आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि येस इट इज़ पॉसिबल या फिर इट इज़ इम्पॉसिबल. आप लिखो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लाइक मुश्किल है, नामुमकिन है ऑलमोस्ट कि ऐसा कोई पर्सन हमको रियल वर्ल्ड में देखने को मिले. एज ही इज एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ अ पर्सन. देखो दुनिया में सभी के दिमाग में कभी ना कभी किसी चीज़ को लेके डाउट आ ही जाता है कि शायद ये पर्सन वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ, या क्या सच में ये सही बोल रहे हैं, मतलब एक भरोसे की कमी है ना. जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं लेंचो को चलो भगवान पे भरोसा है तो वो अनक्वेश्चनिंग टाइप के हैं, बट अगर यहाँ पर कोई और स्टोरी होती और किसी पर्सन ने मदद की और ये अगर शायद नहीं बिलीव करते तो भी आप बोल सकते हो ना कि एक पर्सन को एक दूसरे पर्सन पे बिलीव नहीं है. तो कहीं ना कहीं इतना दृढ़ विश्वास, अनक्वेश्चनिंग टाइप का विश्वास नहीं होता आजकल. ऑल्सो इतना भोला होना, इतना नेव होना इम्पॉसिबल है कि इतना कोई भोला इंसान हो कि जिसको ये पता हो कि मैं भगवान को लेटर लिखूंगा मुझे पैसे आ जाएंगे. ठीक है. He is not stupid if he doesn't know who has sent him money and it is just Lencho's faith in God. मतलब ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि पैसे किसने भेजे हैं तो वो स्टूपिड हो जाते हैं, नहीं, मतलब वो स्टूपिड नहीं है, लाइक मैं वही बोल रही हूँ, वो थोड़े मतलब कहीं बीच में स्टैंड करता है फूलिशनेस के, बट वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ नहीं है. क्योंकि ऐसा लग सकता है आपको कि भाई उसको यही नहीं पता कि पैसे किसने भेजे हैं तो वो बेवकूफ़ है, नहीं. इट्स जस्ट दैट उसको भगवान पे इतना भरोसा है लेंचो को कि उनके सामने ऐसा कुछ दिमाग में आ ही नहीं सकता कि किसी और ने मुझे पैसे भेजे हैं. लेंचो इज नॉट ग्रीडी एज ही आस्क्ड फॉर द अमाउंट ही नीडेड फॉर हिज हेल्प. तो बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं है क्योंकि उन्होंने उतने ही पैसे मांगे जितने उनको ज़रूरत थी, वो उससे ज़्यादा मांग सकते थे अगर भगवान से मांग ही रहे हैं तो. सो डेफिनेटली वो ग्रीडी नहीं है. तो ऐसे कुछ वर्ड्स को यूज़ कर आपने लिखा है. अब क्या ऐसे क्वेश्चन सिमिलरली वर्ड्स के साथ आ जाता है, आपको एक क्वेश्चन आता है कैरेक्टर स्केच, यानी आपको चरित्र के बारे में वर्णन देना होता है किसी पर्सन के कि बताओ भाई ये पर्सन आपको क्या लगा, स्टोरी में कैसा है. तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर फिर आंसर लिखते हो. डन. ओके चलो नेक्स्ट मूव करते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये बुक का. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट
in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं. दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, दो तरीके के झगड़े या आर्ग्यूमेंट दिखाए हैं यहाँ पर. एक तो ह्यूमन और नेचर के बीच में, इंसान और पर्यावरण के बीच में, और एक है ह्यूमंस के बीच में यानी इंसानों के बीच में. इसको कैसे दिखाया गया है, बताया गया है, इलस्ट्रेट किया गया है, वो आपको बात करनी है. जब लेंचो को लग रहा था कि मेरी ये फील्ड हमेशा एक गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस करती है, तब वो उम्मीद कर रहे थे कि अच्छी खासी बारिश होगी और मेरा क्रॉप्स वगैरह अच्छे से ग्रो करेंगे तो अच्छे से वही सारी प्रॉस्पेरिटी वगैरह देखने को मिलेगी. बट होता क्या है, नेचर एकदम से गुस्से में आ जाता है, वॉयलेंट हो जाता है, एंग्री हो जाता है, सैड हो जाता है, और इस वजह से बारिश होने के बाद ओलों की बारिश होने लगती है और उस तूफान की वजह से लेंचो का पूरा नुकसान हो जाता है. लेंचो इतनी बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं, इतनी बड़ी परेशानी में आ जाते हैं. सो डेफिनेटली नेचर और ह्यूमन के बीच का ये झगड़ा है कि कैसे नेचर के गुस्से की वजह से एक इंसान को भुगतना पड़ा. दूसरी चीज, क्या इंसानों के बीच में भी एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है? यस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रूव किया है कि एक इंसान को दूसरे इंसान पे ही भरोसा नहीं है, और उनको कभी भरोसा नहीं होता लेंचो को कि किसी दूसरे पर्सन ने, वो भी जो मुझे नहीं जानता, उसने मुझे पैसों की मदद की है. तो पोस्ट मास्टर ने बहुत अच्छे से सेल्फलेसली, बिल्कुल कुछ भी अपने बारे में नहीं सोचा, जानते भी नहीं थे वो लेंचो को बहुत अच्छे इंसान है, और तभी उन्होंने मदद की लेंचो की कि भाई उसको प्रॉब्लम है और उसका फेथ जो है वो टूटना नहीं चाहिए भगवान से. बट लेंचो वॉज लाइक कि पक्का यहाँ के एम्प्लॉयज ही हैं जिन्होंने पैसे चुराए हैं. तो डेफिनेटली इंसान को ही इंसान पे भरोसा नहीं है, तो वो ह्यूमंस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है. इजी. अब इसको एक आंसर के फॉर्म में देखते हैं कैसे आप लिखने वाले हो. द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज शोन बाय द डिस्ट्रक्शन, जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं क्रॉप्स बाय द हेल स्टॉर्म, ओलो की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो है ह्यूमन और नेचर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट. एज लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेन टू हैव गुड हार्वेस्ट, क्योंकि लेंचो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अच्छी खासी बारिश होगी और अच्छे से फिर फसल उगेंगी. He worked very hard to feed his family, but nature became angry and destroyed everything. लेंचो बहुत मेहनती थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए, उनको खाना देने के लिए, उनको प्रॉपर नीड्स प्रोवाइड करने के लिए वो बहुत मेहनत करते थे. बट नेचर के गुस्से की वजह से नेचर इतना वॉयलेंट हो गया, इतना सैड हो गया, इतना एंग्री हो गया कि उस वजह से सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई. The story also shows a conflict between humans and humans as the postmaster with the help of his staff and friends sent the money to Lencho. ह्यूमंस के बीच में भी दिखाया है कि पोस्ट मास्टर जो हैं वो खुद के पैसे और अपने दोस्तों से बोलते हैं, अपने स्टाफ की मदद से कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और लेंचो को भेजते हैं विदाउट एनी सेल्फिश रीजंस. उनको कोई भी सेल्फिश रीजन नहीं था उनके दिमाग में कि उनका कोई फायदा होगा. ऐसा कुछ होता तो शायद वो अपना नाम भी लिख देते लेटर पे. उन्होंने गॉड ही लिखा एज द सिग्नेचर. सो डेफिनेटली उनको कोई भी सेल्फिश रीजन नहीं था उनके दिमाग में. बिना कुछ अपने फायदे के सोचे हुए उन्होंने पैसे भेज दिए. बट लेंचो ब्लेम देम फॉर टेकिंग अवे 30 पेसोस. बट लेंचो ने लेटर में यही लिखा कि यही के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ही मेरे 30 पेसोस चुराए हैं. ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स. उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे बेईमान लोगों की एक टोली है, एक झुंड है, एक बंच ऑफ क्रूक्स है. दिस शोज दैट अ मैन डज नॉट हैव एनी फेथ इन अदर मैन, दस दिस गिव्स राइज टू अ कॉन्फ्लिक्ट. तो इससे प्रूफ होता है कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन पे भरोसा नहीं है और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट है. सो डेफिनेटली एक ह्यूमन नेचर और एक ह्यूमन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है. अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब आपको आ जाते हैं ना एग्जाम्स में, आप डर जाते हो, आपको लगता है अरे ये क्या पूछ लिया, हम तो कुछ 4-5 चीजें पढ़ के आए थे, लेंचो कौन है, क्या हुआ, कितने पैसे मांगे, कितने मिले, किसने दिए, कहाँ से पैसे आए, लेटर में क्या लिखा, दैट्स इट. बट फिर जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप डर जाते हो. डरो मत, आप सोचो ना कि अच्छा नेचर और ह्यूमन के बीच में क्या झगड़ा है. हाँ ऐसा ऐसा हुआ कि नेचर की वजह से तो डिस्ट्रॉय हुए थे क्रॉप्स. अच्छा ह्यूमन के बीच में क्या है भाई, जिसने मदद की उसी के ऊपर उन्होंने डाउट किया. तो इस तरीके से आपको बस अपना दिमाग चलाना है, डर नहीं जाना है. जैसे डरोगे डोर्स क्लोज्ड, यहाँ का सब दिमाग सब बंद बंद, फिर कुछ नहीं चलने वाला. सो डेफिनेटली डोंट पैनिक, डरो मत. जब क्वेश्चन देखो ऐसा कोशिश करो उसको लिखने की. क्लियर? ओके. अब आते हैं कुछ अलग टाइप के वोकैब टाइप के क्वेश्चंस पे जो कि है थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज. देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर. आपने कई स्टॉर्म्स के नाम सुने होंगे, आपने साइक्लोन सुना होगा, आपने शायद टाइफून भी सुना होगा, और बाकी हरिकेन, टॉर्नेडो, ये भी कुछ लोगों ने सुने होंगे. तो अलग अलग नाम दे दिया जाता है डिफरेंट तूफान, स्टॉर्म्स को अलग अलग जगहों पे. कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको बस उसको फिल करना है. एक वर्ड दिया हुआ है, फिर ब्लैंक है और आपको बस उसको फिल करना है. चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं. सबसे पहला है अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल. एक बहुत ही वायलेंट, बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रॉपिकल एरियाज का स्टॉर्म जहां पे बहुत तेज आंधी तूफान चलते हैं, वो भी एक गोल तरीके से, एक सर्कल में. तो कौन सी स्पेलिंग है? अभी यहाँ पे तो आपको मिल गया है, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये साइक्लोन की डेफिनेशन है. ठीक है, CYCLONE.
डन। तो पहला क्या है, साइक्लोन। आई होप साइक्लोन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड क्या दिया हुआ है। सेकंड इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही तेज चलने वाली एक आंधी। स्ट्रॉन्ग विंड के लिए कौन सा वर्ड है, तो यहां आप ऑप्शन ए देख सकते हो, इट इज गेल। ठीक है, गेल क्या है, एक बहुत ही तेज चलने वाली आंधी। डन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, जनरल नॉलेज है एक तरीके का। और वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, वही एक बहुत गुस्से वाला स्ट्रॉन्ग विंड, बस सर्कल की बात नहीं की गई यहाँ पे। और एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जिसमें बहुत तेज आंधी चलती है, इसको क्या कहते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पी है, दिस इज नन अदर देन टाइफून। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड टाइफून का डेफिनेशन आई होप क्लियर है, और वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं साइक्लोन, गेल और टाइफून। ठीक है, चलो बाकी की बात करते हैं। सो फोर्थ डेफिनेशन है, अ वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज अ क्लाउड इन द शेप ऑफ अ फनल। एक फनल की तरह होता है, फनल आई होप आपने देखा हो। ठीक है, सबके घर में होता ही है एक फनल, या फिर एटलीस्ट लेबोरेटरी में देखा होगा, ऐसा दिखता है फनल। ठीक है, तो फनल के शेप का एक सेंटर होता है क्लाउड का, और ऐसे फनल के शेप का बन जाता है। तो इस टाइप के स्टॉर्म को क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे एन मेंशन है, आपके पास इतने सारे वर्ड्स हैं, डेफिनेटली ये क्या होने वाला है, टॉर्नेडो। ठीक है, जो आप यहाँ पर स्पेलिंग देख पा रहे हो, दिस इज द वन जो कि एक फनल के शेप टाइप का स्टॉर्म है। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम फिफ्थ वाले की, और वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज आंधी तूफान चलती है, स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन का जो वेस्टर्न एरिया है वहां पर ज्यादातर ये स्टॉर्म देखा जाता है। कौन सा है ये, आर दिया हुआ है, यू कैन सी हरिकेन, इट इज HURRICANE। सो दिस इज द पर्टिकुलर वन जिसकी यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। डन, ओके। चलो अब लास्ट तो पता ही चल गया है, व्हर्लविंड होने वाला है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन अ स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज। बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है, ऐसे स्पिनिंग व्हर्लिंग मोशन चलता है उसका, व्हर्लपूल अगर आपने कभी सुना हो तो ऐसा व्हर्लिंग टाइप का मोशन होता है, उसको कहते हैं व्हर्लविंड, जो आप बहुत आसानी से अभी यहाँ पर फिल कर सकते हो, बिकॉज दैट इज समथिंग जो हमको यहाँ दिख भी रहा है। क्लियर, सो ये कितने टोटल 6 टाइप के स्टॉर्म्स के नेम्स हैं। आई होप जनरल नॉलेज आपका इनहांस हो गया, सो दिस इज ऑल्सो डन। क्लियर, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एक्सरसाइज है, इट इज नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। आई होप इट पासिस क्विकली। यहाँ पे किसके लिए बोला था लेंचो ने कि आई होप कि हेल स्टॉर्म्स जो है वो जल्दी गुजर जाए। देयर वॉज अ होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, एक उम्मीद थी कि भगवान से सहायता मिलेगी। पहले एग्जाम्पल में होप एक वर्ब है, एक एक्शन है। ठीक है, विच मीन्स यू विश फॉर समथिंग टू हैपन। जब आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो कि आप ऐसा आशा करते हो कि ऐसा हो जाए, तो आप कुछ कर रहे हो, तो वर्ब है, क्रिया है। दूसरे में इट इज अ नाउन, ये एक नेमिंग वर्ड है कि एक उम्मीद थी। उम्मीद क्या है, आपका एक्शन है नहीं, एक बस नाम है, एक फीलिंग है। सो उसी को नाउन कहते हैं, अ चांस फॉर समथिंग टू हैपन, कि शायद ऐसा हो जाएगा। तो इसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो, ये जस्ट आप फील कर रहे हो। एक नेम है तो नाउन है, यहाँ आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो ये वर्ब है। चलो अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम ए विद द मीनिंग ऑफ होप इन कॉलम बी। आपके पास बहुत सारे यहाँ सेंटेंसेस दिए हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग दिए हुए हैं यहाँ पर होप की। आपको क्या करना है, सिर्फ राइट आंसर के साथ टिक करना है। अब डेफिनेटली हम पढ़ते जाएंगे और हम फिर समझेंगे कि क्या हो सकता है होप का मीनिंग। सो ये क्वेश्चन है आपका। अब सीधे हम इसके आंसर्स पे आते हैं ताकि हमारा फटाफट से डिस्कशन भी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। क्लियर, ओके। तो फटाफट से इन जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। जस्ट आपको क्या करना है ना, सबसे पहला हमने जैसे सेंटेंस पढ़ा, अब आपके पास बहुत सारे यहाँ पर मीनिंग्स थे जैसे हमने प्रीवियसली देखा, ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारे टाइप की फीलिंग्स दी हुई है कि होप का मतलब, उम्मीद रखने का मतलब, नाउन एक्शन, दोनों में से या तो कुछ होगा, या फिर कैसी लाइक विश है। कभी कभी होता है कि आपको पता होता है कि चीज़ें नहीं होंगी फिर भी आप उम्मीद लगा के रखते हो। कभी आपको ऐसा है कि 50-50% चांसेस हैं, कभी यू आर श्योर डेफिनेटली कि ऐसा ही होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट होप्स होते हैं, है ना। तो यही चीज़ आपको इस एक्सरसाइज के फॉर्म में सॉल्व करनी है। अब क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा फटाफट मैं आपको आंसर के फॉर्म में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे पहला जो कॉलम का पहला सेंटेंस है वो कहता है, विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज। किसी ने आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो कॉलेज में तुमको मिल जाएंगे, और आप बोलते हो आई होप सो, तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हो आप कि हाँ मतलब मुझे तो यही आशा है, यही उम्मीद है कि मुझे ये सब्जेक्ट्स मिल जाएं। यानी आप श्योर नहीं हो
कि ऐसा होगा कि नहीं, बट आपको ऐसा चाहिए कि आपको वही सब्जेक्ट्स मिल जाए, तो ऑब्वियसली उसे क्या कहेंगे, थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैव हैपेंड। अब देखो यहाँ पर सारे वर्ड्स का मीनिंग पढ़ लेते हैं फटाफट से। वुड जो है या मे जो है, ये सब मॉडल वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, मॉडल वर्ब्स, जो कि आपके ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक को हम तभी पढ़ते हैं या तभी यूज करते हैं जब आपको कुछ अपना इमोशन, लाइक नॉट एज एन इमोशन जैसे एक्सक्लेमेशन में दिखाते हैं, बट आपको थोड़ा ऐसे बताना है, जैसे कोई आपको पॉसिबिलिटी बतानी है कि हाँ ऐसा हो सकता है, कितने % चांसेस हैं, या आपको किसी की एबिलिटी या किसी चीज़ को करने की जो क्षमता है वो बतानी है, किसी की इनएबिलिटी या किसी के कुछ काम न कर देने की क्षमता बतानी है। तो ऐसे कई चीज़ें होती, जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हो ना वुड, आपने विल सुना होगा, अभी वुड सुन रहे हो, तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि सोच रहे हो शायद ऐसा हो जाए। इट मे और मे नॉट हैव हैपेंड, वो हो सकता है कि वो हुआ भी हो या फिर नहीं भी हुआ हो। तो आप चाहते हैं सब्जेक्ट्स मिल जाएं, बट मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकता है। क्या परफेक्ट है आंसर? यस। चलो सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं। आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस, बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग। सपोज अगर कभी कोई बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है या आर्ग्यू कर रहा है किसी के साथ, और आपको लगता है कि भाई इसकी बात सही है बट तरीका गलत है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बात बिल्कुल 100% सटीक होती है, बट आप जिस तरीके से उसको बोलते हो, प्रेजेंट करते हो, सामने वाला वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ना, क्योंकि कई बार सही चीज़ों को भी बताने का एक तरीका होता है, और अगर आप तरीका से यूज़ नहीं करोगे तो आपकी सही बात भी गलत लगेगी। वैसे ही आप बोला जा रहा है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें कोई बुरा नहीं लगेगा, यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस, क्या कि मैं अगर ये जो बात बोलने वाला हूँ अभी, मुझे लगता है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। क्या बोलोगे? बट आई डोंट लाइक, पर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, द वे यू आर आर्ग्यूइंग, तुम जिस तरीके से बहस कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज़ बुरी नहीं लगेगी, तुम्हें कोई ऐसा नहीं लगेगा कि अरे तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। और वो बात ये है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से तुम बहस या आर्ग्यू कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या है, आप यहाँ आई होप बोल रहे हो कि भाई मैं अपनी बात तो रख रहा हूँ, बट मैं आशा भी करता हूँ कि तुम्हें बुरा ना लगे, यही बोलना चाह रहे हैं। तो देखो इसको यही इसी तरीके से मैच करेंगे। शोइंग कंसर्न दैट वॉट यू से शुड नॉट ऑफेंड और डिस्टर्ब द अदर पर्सन, अ वे ऑफ बीइंग पोलाइट। जैसे अगर सपोज आपको किसी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और आपको नहीं पता कि भाई उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, तो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई जस्ट टेक दिस, इफ़ यू डोंट माइंड मे आई जस्ट लीव, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई अटेंड द कॉल। तो इस तरीके से इफ़ यू डोंट माइंड जब आप ऐड कर देते हो तो आप थोड़ा क्या बहुत पोलाइट हो जाते हो, ठीक है। यानी आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि हाँ वो बोल दें, बट आप ये भी चाहते हो कि उनको बुरा ना लगे, वो ऑफेंड ना हो जाए, वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो जब आप अपना कंसर्न बता रहे हो ये बोलने के लिए कि भाई आप जो कुछ भी बोलेंगे उससे आपको बुरा ना लगे और उससे आप डिस्टर्ब ना हो, तो ये चीज़ तो आप यहाँ बोल रहे हो कि मैं आशा करता हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तुम ऑफेंड नहीं होगे, बट ऐसा ऐसा है। ईजी। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना अरे मैम ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे चैप्टर में, बट ये सारी चीज़ें आपकी जनरल जो इंग्लिश की कमांड है, जो आपका एक मजबूती होगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे, वो पकड़ बनाने के लिए बड़ी ज़रूरी है, इसीलिए आपको ये एक्सरसाइजेस देते हैं, ठीक है। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV एड्स सफरर्स। HIV एड्स एक बीमारी है जिसके लिए बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट नहीं था, अभी भी है ट्रीटमेंट, बट दिस इज़ अ वेरी जानलेवा टाइप की बीमारी है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई ये वाली जो डिस्कवरी है ना, ये जो इन्वेंशन हुआ है, ये जो आविष्कार हुआ है, ये एक नई उम्मीद देगा। किसको नई उम्मीद देगा? जो लोग भी HIV एड्स से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हो, बहुत ईजी है, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन। जब आप ऐसा बोल रहे हो कि ये डिस्कवरी एक नई आशा देगा, यानी कि किसी जो भी सफ़र कर रहे हैं, जो भी बीमार हैं, उनको एक उम्मीद मिलेगी कि हाँ कुछ अच्छा जल्दी होगा। सो फीलिंग कि कुछ अच्छा, दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन, कि वो बिल्कुल होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस वुड नॉट नोटिस आवर मिस्टेक्स। तो भाई जजेस जो हैं वो हमारी गलतियां नोटिस कर सकते हैं, बट हम तभी भी आशा लगा के बैठे, उम्मीद करके बैठे हैं कि हमारी उम्मीद ये थी कि काश जजेस जो हैं वो हमारी मिस्टेक्स ना पॉइंट आउट करें, है ना। सो विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज वेरी अनलाइकली, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, वी आर होपिंग अगेंस्ट होप,
है ना, कि आप ये चाह रहे हो कि भाई जजेस आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट ना करें, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि इसके चांसेस बहुत कम है, लाइक ना के बराबर हैं। तो आप कोई चीज चाहते हैं, यू विश फॉर समथिंग टू हैपन, बट दिस इज वेरी अनलाइकली, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है, आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल। भाई मैंने उनको जल्दी फोन लगाया, सपोज यहाँ पर कोई फादर बोल रहे हैं, कोई मदर बोल रही है अपनी डॉटर या अपने सन के लिए, कि हर है तो डॉटर के लिए बोल रहे हैं कि मैंने इस उम्मीद से जल्दी फ़ोन किया था कि मैं उसके स्कूल जाने से पहले उससे बात कर लूँ। तो मे बी यहाँ पे एक फादर बोल रहे हैं कि भाई मैंने अपनी डॉटर को जितना टाइम पे मैं कॉल करता हूँ उससे बहुत पहले कॉल कर दिया था, क्योंकि मुझे यही चीज़ थी दिमाग में कि मेरी उससे स्कूल जाने के पहले बात हो जाएगी, लाइक बच्ची स्कूल जाए उसके पहले बात हो जाएगी। तो यहाँ बहुत ईजी है, वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि आपने फ़ोन ही इसलिए जल्दी किया क्योंकि आपको था कि हाँ बात हो जाएगी, और ऑल्सो आप ये चाहते हो कि आपकी बात हो, है ना। तो वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड ऑल्सो यू आर थिंकिंग कि ये पॉसिबल है। लास्ट है, जस्ट व्हेन एवरीबडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन। अभी पढ़ा था साइक्लोन का डेफिनेशन थोड़ी देर पहले, आई होप भूले नहीं हो। तो साइक्लोन एक तरीके का स्टॉर्म है, करेक्ट। तो वो तूफान, वो नेचुरल कलामिटी आने के बाद कई लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, वो वापस आएंगे। बट 7 दिनों के बाद, स्टॉर्म के 7 दिनों के बाद, वो फिशरमैन, वो मछुआरे वापस आ गए। तो जब आपने उम्मीद खो दी थी कि अब तो कुछ भी नहीं होगा, और तभी एक रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण दिखी कि फिशरमैन वापस आ गए, वो भी 7 दिनों बाद, तो क्या होगा? स्टॉप्ड बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन। आपने ये बिलीव करना ही छोड़ दिया था कि यह कुछ होगा, बट वैसा हो गया। तो ये एक्सरसाइज जो है बहुत बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, बिकॉज ये आपको 2 चीज़ें बता रही है। एक तो कि भाई एक होप वर्ड को भी आप कितने तरीकों से प्रेजेंट करते हो। दूसरी चीज़, जब भी आप होप वर्ड का इस्तेमाल करें, मेक श्योर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आप अपना मीनिंग सही दे रहे हो कि नहीं सामने वाले को, या फिर आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं, आप सेंटेंस में बोल कुछ और रहे हैं और सामने वाला समझ कुछ और रहा है। इसीलिए कहते हैं कि लैंग्वेज के कई बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, आपका तरीका और आपके वर्ड्स बहुत बहुत मायने रखते हैं जब आप अपना सेंटेंस या अपनी बात सामने रखना चाहते हो। क्लियर? ओके, चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। अगेन बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस है इस चैप्टर में, थोड़ा टाइम लग रहा है बट बहुत प्यारी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है अबाउट रिलेटिव क्लॉजेस। जब हम बात कर रहे थे, आई थिंक एक्सप्लेनेशन की समरी की, मैं आपको हु, हुज, हुम इन सब की बातें बता रही थी, राइट। वही यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बोला था कि हम एक प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट से समझते हैं बिकॉज ये ग्रामर से रिलेटेड है, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो क्या दिया हुआ है? ऑल मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली लुक्ड एट द स्काई। दूसरा सेंटेंस, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। The italicized parts of the sentence give us more information about Lencho and the woman. जैसे all morning Lencho क्या? Who knew his field intimately. ये रहा पहला पार्ट। दूसरा दिया हुआ है and the woman। फिर woman के बारे में ये who was preparing the supper। ठीक है, तो ये वाले जो पार्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेंचो जो कि अपनी फील्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से डीपली जानते थे, वुमन जो कि खाना बना रही थी, तो क्या कर रही थी? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वी कॉल देम रिलेटिव क्लॉजेस। ये रिलेटिव है, इससे रिलेट करते हुए कुछ बता रहा है। नोटिस दैट दे बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं हु, यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे विच भी लिख दिया जाता है, बट यहाँ ह्यूमंस की बात हो रही है तो हम हु का यूज करते हैं। अदर कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर whom, whose, which। तो कई बार ऐसा होता है कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के लिए, जो रिलेटिव क्लॉज से बनाने के लिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, जिसे who, whose, whom, which के फॉर्म में देखा जाता है। जैसे अगर यहाँ who है तो ये क्या कर रहा है ना, ये लेंचो के बारे में, who मतलब लेंचो, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। who मतलब वुमन, जिनके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो हम ऑलरेडी अच्छे से बात कर चुके हैं। अब इसी में बेस्ड एक एक्सरसाइज करेंगे। द रिलेटिव क्लॉजेज इन ए एंड बी अबव आर कॉल्ड नॉन डिफाइनिंग, जो कि अभी हु दिया हुआ है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन दे डिस्क्राइब। क्योंकि हमको पहले ही पता है कि भाई लेंचो की बात हो रही है पहले सेंटेंस में, दूसरे में वुमन की, तो हु हमें ये नहीं बता रहा है कि किसकी बात हो रही है, वो बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस को या क्लॉजेस को हम नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट, लेंचो इज अ पर्टिकुलर पर्सन एंड देयर इज अ पर्टिकुलर वुमन ही स्पीक्स टू। We don't need the information in the relative clause to pick these people out from a larger set. Definitely, हमको पता है लेंचो कौन है, हमको पता है वुमन कौन है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन है और हमको पता करना है कि ये लोग कौन है। A non-defining relative clause usually has a comma in front of it and a comma after it. Some writers use a dash instead as in the story. तो सेंटेंस में अगर देखो यहाँ पर आपको डैश यूज किए हुए हैं। ज्यादातर क्या होता है ना, यहाँ पे भी कॉमा होता है, यहाँ पे भी कॉमा होता है, ऐसे यूज करते हैं रिलेटिव क्लॉज को। बट कई ऑथर्स या राइटर्स
डैश या हाइफन का इस्तेमाल करते हैं और वो आप स्टोरी में देख सकते हो। If the relative clause comes at the end, we just put a full stop. What if अगर ये who, whom, whose, which एंड में आता है तो क्या हम कॉमा लगाएंगे, क्या हम डैश लगाएंगे? नहीं, एंड कर रहे हो ना तो फुल स्टॉप लगाओगे। क्लियर? ओके। अब हमको बोला है कि ज्वाइन करो सेंटेंसेस को, बड़ा आसान है। देखो आपको क्या करना है, आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी है, मुंबई की, तो मुंबई को 2 बार रिपीट मत करो। अब क्योंकि मुंबई एक प्लेस है, हम हु का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं विच का। कुछ मत करो, मुंबई को 2 बार रिपीट करने से अच्छा आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मुंबई के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन विच। ठीक है, सो आंसर कैसे हो जाता है देख लेते हैं फटाफट से। आंसर में कुछ नहीं करना है, ऑफन गो टू मुंबई विच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट। My mother is going to host a TV show on cooking. She cooks very well. Who cooks very well? My mother. तो रिलेटिव करोगे क्लॉज तो she हटा दो क्योंकि वही मदर के बारे में बता रहा है, वहां लगा दो who, बिकॉज एक ह्यूमन की बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे, my mother is going to host a TV show on cooking who cooks very well. ठीक है, या फिर आप यहां पर ऐसा कर सकते हो my mother। अब इनसे रिलेटेड है यहां पर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। देखो यहां समझो, एक बहुत अच्छा पॉइंट समझने वाले हो। अभी हमने बोला माई मदर इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग हु कुक्स वेरी वेल। मैंने बोला ऐसे लिख दो, आपने मान भी लिया। शायद आपने इसके पहले की बातें सुनी ही नहीं मेरी। इसके पहले मैंने बोला था कि हु हुज उसकी बात करेगा जो उसके पहले है। अगर मैं यहां हु लगा देती हूं तो क्या ये कुकिंग की बात नहीं कर रहा है? तो ये गलत है। आपको हु इस्तेमाल करना है जिसकी भी बात कर रहा है, मदर की कर रहा है। सो माई मदर हु कुक्स वेरी वेल, फिर आगे का लिख दो इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। समझ आया कैसे करना है? जिसकी भी बात हो रही है उसकी जस्ट आगे प्लेस करोगे। माय मदर की बात हो रही है सो माय मदर हु कुक्स वेरी वेल। इजी, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दीज स्पोर्ट्स पर्सन आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, देयर परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सीलेंट। किसकी परफॉर्मेंस? स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस, कि प्रेसिडेंट की परफॉर्मेंस? स्पोर्ट्स पर्सन की। तो उधर पे आपको लिंक करना है। आप बोलोगे दी स्पोर्ट्स पर्सन हुज परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सीलेंट आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि आप यहाँ पर उसी के आगे रिलेटिव प्रोनाउन प्लेस करेंगे जिनकी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कहीं पे भी प्लेस नहीं कर दोगे। डन? ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। Lencho prayed to God, his eyes see into our minds. किसकी आईज? गॉड की आईज। सो Lencho prayed to God और गॉड के बाद ही लगा दो, his मत लिखो। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? बड़ा आसान है, Lencho prayed to God whose eyes see into our minds. Easy? Okay. This man cheated me, I trusted him. Who trusted? I trusted. किसको? उसको। तो this man cheated me. me के लिए तो बोला है I, है ना? तो आप यहाँ क्या लिखोगे? आप बहुत इजीली this man whom I trusted cheated me. इजी। सो आपने क्या किया भाई? आपने ट्रस्ट किया ना, तो आप मी की जगह यहाँ पे यूज कर लो। भाई जिसको मैंने ट्रस्ट किया था, whom ट्रस्टेड, तो मतलब मैंने अपने आप को थोड़ी, जिसको मैंने किया था ट्रस्ट, जिसको कौन है वो मैन। मैन कौन है? ये। मैन के आगे लगाओगे रिलेटिव क्लॉज। ये होते हैं कुछ अच्छी सी एक्सरसाइजेस जिससे आपकी इंप्रूवमेंट दिखेगी लैंग्वेज में। ठीक है, समटाइम्स द रिलेटिव प्रोनाउन इन अ रिलेटिव क्लॉज रिमेन्स हिडन। कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन है वो दिखता भी नहीं है। कैसे? Look at the first sentence of the story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. क्या था only one? The house. क्या यहाँ पे बताया? The house which was the only one. तो यह हिडन है रिलेटिव क्लॉज, है ना? बस क्या कर दिया है? एक डैश लगा दिया है। सो अगर आपको इसको लिखना है रिलेटिव क्लॉज के साथ, कैसे लिखोगे? द हाउस विच वॉज द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब यहाँ आप चाहें तो कॉमा लगाएं या डैश लगाएं, आपकी इच्छा है। ठीक है, सो दी हाउस विच वॉज, तो हाउस की बात हो रही थी, बट नहीं था तो भी हमको क्लियर हो रहा था क्योंकि कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन छुपे हुए रहते हैं। इजी, ओके। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की, कि आपके चैप्टर में नेगेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंस दिखाया है। वी नो दैट सेंटेंसेस विद वर्ड्स सच एज नो, नॉट और नथिंग शो द एब्सेंस ऑफ समथिंग और कॉन्ट्रडिक्ट समथिंग। कई कबार ऐसा होता है कि वर्ड जैसे होते हैं नो, जैसा होता है नॉट, जैसे होता है नथिंग, ये सब किसी ना किसी चीज की एब्सेंस बताते हैं, या फिर ये किसी चीज से बिल्कुल हटके बात कर रहे होते हैं, ऑपोजिट बात कर रहे होते हैं। जैसे दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इसका मतलब होगा कि कॉर्न नहीं रहेगा। वी विल हैव नो कॉर्न का मतलब कॉर्न एब्सेंट रहेगा, यानी कि बिल्कुल भी क्रॉप नहीं रहेगा। दूसरा, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, नथिंग मतलब उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी का मतलब नथिंग मतलब क्रॉप। समझ रहे हो? नो क्रॉप, क्रॉप कॉर्न ही नहीं है।
यहाँ पे नथिंग का मतलब एक भी फसल नहीं बची, क्रॉप बचा ही नहीं। दीज आर इन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स, है ना, दे आर नॉट लगा है, इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्ट्स द कॉमन आइडिया ऑफ व्हाट द ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। यार यहाँ पे लेंचो बोल रहे कि ये रेन ड्रॉप्स है ही नहीं, भाई वो रेन ड्रॉप्स ही तो हैं, पर लेंचो उसको उल्टा बोल रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक अलग ही क्लैश कर रहे हैं वो बात से। सो यहाँ आर नॉट का मतलब जो नॉर्मली चीज है उससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टेड, उससे बिल्कुल ऑपोजिट बात जो है लेंचो कर रहे हैं। क्लियर? ओके। But sometimes negative words are just used to emphasize an idea. Look at these from the story. अब कुछ कुछ negative words होते हैं जो सिर्फ एक emphasize या एक stress करने के लिए, एक जोर देने के लिए बात पे बात करते हैं। Lencho had done nothing else but see the sky towards the north east. अब यहाँ पर बोला है nothing else. Else बोला है so he had done only this. Nothing else का मतलब ये नहीं है कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब सिर्फ ये किया। समझ रहे हो? मतलब इतना इंपॉर्टेंट था वो चीज कि बारिश हो जाए। दूसरा, लेंचो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। नो अदर रीजन, किधर गया नो अदर रीजन? ये रहा। तो नो अदर रीजन का मतलब है ही हैड ओनली दिस रीजन, और कोई कारण नहीं था, ये कारण था। हमने बोला कोई रीजन ही नहीं है, सिर्फ ये कारण था, इतना इंपॉर्टेंट था। तो स्ट्रेस जोर दे रहे हैं बात पे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, नॉट द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, मतलब ही शोड नो सरप्राइज एट ऑल, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, इतना उसको बिलीव था भगवान पे। तो कुछ नेगेटिव्स कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव्स जो हैं वो किसी चीज की एब्सेंस को बताते हैं, कुछ नेगेटिव्स जोर देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये लैंग्वेज की जो ब्यूटी है वो आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू पता चल रही है। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड कुछ और बातें करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि हाँ एग्जाम जो चैप्टर है उसमें इस तरीके से इस्तेमाल किया है नेगेटिव्स का। क्लियर? ओके। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मतलब अभी हमने जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा ना लेंचो चैप्टर के पूरे जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ने के बाद आपको उसी को अब यूज करना है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। क्या दिया है? फाइंड सेंटेंसेस इन द स्टोरी विद नेगेटिव वर्ड्स विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडियाज एम्फेथेटिकली। क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि ऐसे सेंटेंसेस बताओ स्टोरी से ढूंढ के। ये एक्सरसाइज नहीं आएगी, डोंट वरी, एग्जाम्स में, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे कुछ सीखेंगे नहीं। देखो अभी कितना मजा आएगा पढ़ने में। क्या दिया है? ऐसे ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्यों को ढूंढो स्टोरी में से, जो भी आपको यहाँ पर बताया है, कहानी बताई है, उसमें से ही आपको एज इट इज वैसे के वैसे ही वाक्यों को यूज करना है जो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं नेगेटिव वर्ड्स के साथ। जहां पर नेगेटिव वर्ड्स का उपयोग हुआ है और अभी हमने देखा नेगेटिव वर्ड्स का कितना प्यारे तरीके से, कितना अलग अलग तरीकों से यूज होता है। विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडियाज एम्फेटिकली। ठीक है, तो ये पूरा आपको यहाँ पर आइडियाज दिए हुए हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं और आपको बस उसी को अपने चैप्टर से ऐसे सेंटेंसेस को यूज करके लिखना है जो यही मीनिंग दे रहे हैं। देखो क्या दिया है? द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स। यहाँ पे क्या कोई नेगेटिव वर्ड है? नहीं। ठीक है, बट क्या यहाँ पे नेगेटिव का पता चल रहा है? पता चल रहा है कि भाई ट्री पे एक भी लीव नहीं थी। इसी को तो बोला है कि ट्री पे सारी लीव जा चुकी थी, एक भी लीव नहीं थी। इसके लिए क्या एक सेंटेंस पढ़ा था कि हेल स्टॉर्म जाने के बाद क्या हुआ था भाई? नॉट अ लीव रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। तो ये जो नेगेटिव आइडिया यहाँ पर दिया है नॉट अ लीव, इसका मतलब है कि ट्री के जितने भी पत्तियां थी या जितने भी पेड़ थे, ट्रीज थे, उनकी जितनी भी लीव्स थी सब गिर चुकी थी, सब खो भी नहीं कह सकते, लेकिन सब जा चुकी थी, है ना। तो वही चीज यहाँ देखो नेगेटिव से बताई थी और आप बिना नेगेटिव के भी वही चीज बता सकते हो ऊपर वाले सेंटेंस में। तो आपको यही तो चीज सीखनी है जो मैं कब से बोल रही हूँ कि एक ही चीज को लिखने के 10 से 15 तरीके हो सकते हैं। चलो 10 से 15 मत जाओ, 2 से 3 तरीके तो हो सकते हैं। ठीक है, अब आप वही एक तरीका लाइफ टाइम यूज करोगे तो कैसे अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करोगे। इसीलिए कभी भी कोई चीज लिखते हो कोशिश करो कि इसको और कैसे लिखा जा सकता है। अच्छा नॉट दिया है तो अब मैं इस चीज को और कैसे लिखूं? एक भी पत्ती नहीं बची थी और पेड़ के सारी पत्तियां जा चुकी थी, सारी पत्तियां डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? एक ही तो मीनिंग है। एक भी पत्ती नहीं का मतलब यही तो होता है सारी पत्तियां जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो वही चीज है यहाँ पर, आप यहाँ तो नेगेटिव से इस्तेमाल करो या बिना नेगेटिव के वही बात बता दो। क्लियर? ओके, चलो अब इसी तरीके से फटाफट से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे टाइम दे दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएगा। द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ। लेटर जो है वो भगवान को ही लिखा गया था। अभी यही था ना, नॉट लेस देन वाली लाइन थी, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब नथिंग लेस देन का मतलब है यहाँ पर कि वो
और कुछ था ही नहीं, वो भगवान को ही लिखा हुआ लेटर था, ठीक है। तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि आप या तो बोल सकते थे इट वॉज नथिंग लेस देन, या फिर आप डायरेक्टली बोल दो कि द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ। तो ये दो तरीके हैं, आप यूज कर सकते हो कोई भी एक वे अपने सेंटेंसेस को प्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? ओके, चलो तीसरा पढ़ते हैं। द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। मैं अगर ये बोलूं कि अपने पूरे करियर में कभी भी मैंने ये चीज नहीं देखी है, और फिर मैं बोलूं कि यही बात को मुझे ऐसे बोलना है कि मैंने अपने पूरे करियर में पहली बार ऐसा कुछ देखा, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? बस यहाँ मैंने नहीं का इस्तेमाल किया, यहाँ पे नहीं किया। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि पोस्टमैन ने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में, इसको बोला है कि पहली बार देखा था। कभी नहीं देखा और पहली बार देखा एक ही बात हुई ना, कि पहली बार तो इसके पहले कभी नहीं देखा, तो इसको ऐसे लिखोगे, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही सीन दैट एड्रेस। तो नेवर का यूज किया यहाँ पे, आप नेवर ना यूज करके यू कैन गो विथ दिस। आप इस तरीके से बिना नेगेटिव के भी अपना नेगेटिव मीनिंग बता सकते हो। क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये तो भैया भले ही इस चैप्टर से ना आए, पर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? बिकॉज इसका जो यूज है ना, वो एक पोएम में, एक कविता में बहुत प्यारे तरीके से होता है। और वो कब यूज होता है, कैसे होता है, आगे जाके आपको बहुत पता भी चलेगी ये सारी चीजें। बट अभी इसको पढ़ते हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको किसी चीज से कंपेयर करते हुए, या किसी भी चीज को किसी और चीज से कंपेयर करते हुए, कुछ एक क्वालिटी पे बेस्ड, कुछ एक खूबी पे बेस्ड जो है एक लाइन बोल दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बोले कि आपको बोला ना कि जो लेंचो है वो एक ऑक्स ऑफ अ मैन है। ऐसा क्या है जो लेंचो को एक ऑक्स से कंपेयर किया है? अगर कोई किसी को भी एनिमल से कंपेयर कर दे तो हम तो भैया बुरा ही मान जाएंगे। बट यहाँ पर ये जो बोला है कि लेंचो एक ऑक्स ऑफ अ मैन है, ये कोई बुराई नहीं बल्कि ये तो तारीफ है। क्यों? क्योंकि ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब ये है कि लेंचो उतने ही मेहनती हैं, या बहुत ज्यादा मेहनती हैं, जितनी कि एक ऑक्स को आप देख सकते हो कि वो फील्ड में कितना मेहनत करता है। राइट? जैसे अगर किसी पर्सन को डोंकी से कंपेयर किया जाता है, तो डोंकी यानी गधा, तो अगर हम किसी को बोलते हैं तो गधा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उसको बोल रहे हैं कि यू आर फूलिश, है ना, यू आर स्टूपिड। बट कहीं ना कहीं अगर हमें बोलना है कि द पर्सन वॉज एज हार्ड वर्किंग एज अ डोंकी, वो पर्सन या ये जो इंसान है ये इतना मेहनती है जैसे कि एक डोंकी जो मेहनत करता है वैसे। डोंकी को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सामान वगैरह लोड करने के लिए। तो दोनों में समझ रहे हो डिफरेंस? तो यही चीज़ है कि कभी अगर हम कुछ और यूज़ करके किसी को कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्टली, तब हम बोलते हैं कि हम मेटाफर का यूज़ कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में, फिर आपके सामने और एग्जाम्पल्स आएंगे। देखो, द वर्ड मेटाफोर कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। मेटाफोर कौन सी लैंग्वेज से आ रहा है? ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है ट्रांसफर। कैसा ट्रांसफर? मेटाफर्स कंपेयर, ये क्या करते हैं? तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं दो चीजों को या दो आइडियाज को। कोई भी दो चीज या कोई भी दो क्वालिटी या कोई भी दो आइडियाज को कंपेयर करते हैं, तब हम मेटाफर का यूज करते हैं। अ क्वालिटी और फीचर ऑफ वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर थिंग। यानी यहाँ ऑक्स और यहाँ लेंचो, ऑक्स की एक क्वालिटी है कि वो बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, और इसी क्वालिटी को लेंचो के तरफ ट्रांसफर कर दिया गया है, तुलना की गई है। ऑक्स और लेंचो में एक चीज सेम है, दोनों बहुत बहुत मेहनती हैं। तो जब भी कोई चीज या कोई भी क्वालिटी या कोई भी बात को किसी एक चीज से दूसरी चीज या किसी एक से दूसरे पर्सन, कुछ भी पे ट्रांसफर किया जाता है या कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, तो उसे मेटाफर कहते हैं। क्या इसे याद रखना मुश्किल है? नहीं। बट एक चीज ध्यान में रख लो तो कभी नहीं भूलोगे कि मेटाफर का मतलब ही ट्रांसफर होता है। ठीक है? जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, बहुत प्यारे एग्जाम्पल्स हैं। द लेग ऑफ द टेबल, जो टेबल होती है उसके जो नहीं चार यहाँ पे पैर होते हैं, हम उसको लेग बोलते हैं। द लेग सपोर्ट्स आवर बॉडी। क्यों बोलते लेग ही क्यों बोला? हम कुछ और भी तो बोल सकते थे, हम स्टिक बोलते थे, हम कुछ और नाम रख देते। लेग क्यों रख दिया भाई? लेग तो हमारे होते हैं ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स के। टेबल के काय के लेग भाई? क्योंकि जैसे कि हमारे लेग्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। अभी मैं लेग्स हटा दूं तो क्या मैं ऐसे खड़ी रहूंगी? नहीं ना। तो वैसे ही टेबल के भी आप जो लेग्स हैं वो हटा दो, कहीं एक भी लेग हटा दो तो उधर झुक जाएगा क्योंकि वो सपोर्ट नहीं रहा। तो जैसे हमारे लेग्स हमको सपोर्ट करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही द ऑब्जेक्ट दैट सपोर्ट्स टेबल इज डिस्क्राइब्ड एज अ लेग।
मजेदार था एग्जाम्पल, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि टेबल के पैर हैं, वो चलता नहीं है, एग्जैक्ट पैर नहीं है, बट एक क्वालिटी है, जैसे लेग्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं वैसे ही टेबल को वो जो 4 यहाँ पे पिलर्स टाइप के बने हुए हैं वो सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उसको लेग बोल दिया गया है। इसी को कहते हैं मेटाफर। दूसरा है द हार्ट ऑफ द सिटी। आपने कई बार सुना होगा कि कोई ना कोई शहर को बोल दिया जाता है द हार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट, या फिर किसी सिटी में कोई प्रॉपर प्लेस होती है जिसको कह दिया जाता है भैया ये तो इस शहर की जो है वो हार्ट है, दिल है इस शहर का, है ना। तो वही चीज है, क्यों बोला जाता है ऐसा, क्योंकि द हार्ट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो हमारा दिल है, हमारा हार्ट है, वो हमारी बॉडी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। So this word is used to describe the central area of a city. जैसे हार्ट ऑलमोस्ट सेंटर में बोला जाता है, इट्स नॉट लाइक इन सेंटर, बट हार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ अ बॉडी हम बोलते हैं। इसीलिए कभी भी कोई जो जगह होती है किसी सिटी के बिल्कुल सेंट्रल एरिया में होती है अगर, तो उसको कह देते हैं हार्ट ऑफ दैट सिटी। ठीक है, क्योंकि और कुछ थोड़ी बोलेंगे, आप बोलोगे कि मैम लंग्स बोल देते, है ना, मैम किडनी बोल देते, मैम लिवर बोल देते, नहीं, हार्ट एक अलग ही बात होती है ना। तो वही चीज है, ऐसे ही कंपैरिजंस को मेटाफर कहा जाता है। वैसे एक और है इसका दूर का रिश्तेदार जिसे सिमिली कहा जाता है, इसे एक साथ ही पढ़ाती हूँ, मेरी हैबिट है, मैं मेटाफर सिमिली एंड इवन बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको हमेशा ही पता होता है कि मेटाफर पढ़ा रहे हो तो सिमिली पढ़ा दो, सिमिली पढ़ा रहे हो तो मेटाफर भी पढ़ा दो। दोनों में एक चीज सेम है, दोनों कंपेयर करते हैं, मेटाफर भी कंपेयर करता है, सिमिली भी कंपेयर करता है, बट एक डिफरेंस है, मेटाफर में आप सीधे कंपेयर करते हो, जैसे द लेग ऑफ द टेबल एंड ऑक्स ऑफ अ मैन, द हार्ट ऑफ द सिटी। बट सिमिली में यही कंपैरिजन दो शब्दों का इस्तेमाल होके होता है, लाइक और एज। जैसे एज ब्यूटिफुल एज अ रोज, ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं, और क्या बोले, एज ब्लैक एज हेयर, ठीक है, और बोल सकते हैं एज हार्ड वर्किंग एज एन ऑक्स, या फिर हार्ड वर्किंग लाइक एन ऑक्स। तो एज और लाइक वर्ड का इस्तेमाल होकर जब तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, वो सिमिली है, बट इन बिना इन शब्दों के इस्तेमाल किए कंपैरिजन है तो मेटाफर है। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बहुत पूछा जाता है कई कविताओं में, चैप्टर में तो नहीं पूछते हैं ऐसे चीज, बट येस डेफिनेटली एक पोअम में, कविता में इसका बहुत बहुत यूज होता है। ठीक है, चलो अब इस पर कुछ और बातें करते हैं। सो आपको यहाँ पर जो इतने प्यारे प्यारे मेटाफर्स यूज किए हैं आपके चैप्टर में, उसी का एक प्रॉपर टैब्यूलर फॉर्म यानी एक टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। जैसे क्लाउड मतलब बादल, इसके लिए यूज किया है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी बहुत बड़े बड़े बादल आ रहे थे तो बोल सकते थे ना कि वेरी बिग क्लाउड्स, कुछ भी बोल देते, पर बोला क्या, पर्वत जैसे विशाल। क्योंकि हमारे दिमाग में जब पर्वत आता तो हमारे दिमाग में ये थोड़ी आता है ये पर्वत इतना चुन्नू मुन्नू सा होता है क्या पर्वत, नहीं, हमारे दिमाग में आता है पर्वत बिल्कुल बड़े से, ह्यूज से, है ना। तो वही चीज है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स का इस्तेमाल इसीलिए हुआ क्योंकि द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स, इसका इस्तेमाल किया गया था। तो पहला दिया है ऑब्जेक्ट, क्या बनाया है कंपैरिजन, वो है मेटाफर, और किस चीज पे बेस्ड, किस क्वालिटी पे बेस्ड, किस फीचर पे बेस्ड कंपैरिजन हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो क्योंकि माउंटेन्स बहुत बड़े होते हैं और क्योंकि बादल बहुत बड़े बड़े आ रहे थे, इसीलिए बोल दिया ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। बढ़िया है। नेक्स्ट, ऐसे ही आपको फिल करना है कि रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया, कॉइन से कंपेयर किया, क्यों किया वो बात करेंगे। हेल स्टोन्स को सिल्वर कॉइन से किया है, फ्रोजन पर्ल से किया है, तो भाई यहाँ पे बताएंगे। लोकस्ट का है, प्लैग ऑफ लोकस्ट बोला है तो वो मीनिंग आ जाएगी। देन यहाँ एनॉक्स ऑफ अ मैन है, किसके लिए बोला है वो लिखेंगे, क्या क्वालिटी है वो बोलिए। ठीक है, अब चलो इसको पढ़ते हैं यहाँ पर हम कि आपके एग्जैक्ट आंसर्स क्या होंगे। तो पहला तो क्लियर है, चलो दूसरी की बात करते हैं। रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स से कंपेयर किया है तो कॉइन्स हो गया मेटाफर। अब क्यों किया है, बिकॉज मनी दैट अ गुड क्रॉप विल ब्रिंग। अच्छा, अभी ना क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं ना कि व्हाई दी रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विद कॉइन्स। एक आंसर मैंने आपको बता दिया, दूसरा आंसर आपके पास खुद बुक में दिया हुआ है। अब इसके साथ बिल्कुल खुशी खुशी जा सकते हो कि हाँ मैं इसी आंसर को लिख सकता हूँ अगर कॉइन्स का पूछा तो, कि मनी दैट अ गुड क्रॉप विल ब्रिंग। अब इसको लिख कैसे सकते हो कि द फॉलोइंग रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विद न्यू कॉइन्स as these raindrops will lead to a good harvest या will result into a good harvest and these good crops will bring money, इसीलिए इसको न्यू कॉइन से कंपेयर किया। इजी, तो ये हो गया क्वालिटी, ये हो गया मेटाफर, वो रेनड्रॉप्स हो गए भैया ऑब्जेक्ट जिसका मेटाफर बनाया गया। दूसरा, हेल स्टोन्स यानी ओले बोला गया है फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती। क्यों, ब्राइटनेस ऑफ पर्ल्स। अगर अभी पर्ल क्या होता है, मोती,
बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, चमकता हुआ होता है और बिल्कुल ऐसे स्ट्रांग होता है। ऐसा थोड़ी कि आप इसको ऐसे पिचकाओगे वो गया। तो मोती जैसे बिल्कुल चमकते हुए होते हैं ओले, ब्राइट होते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल छोटे छोटे मोती हैं, इसीलिए उसको फ्रोजन पर्ल्स कहा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंपैरिजन पर। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है यहाँ पे, लोकस्ट दिया हुआ है। तो देखो लोकस्ट पे भी आपको दो कंपैरिजन है। एक तो बोला है प्लैग ऑफ लोकस्ट, तो प्लैग बोला है, क्यों बोला है वो बात करेंगे। या फिर ये जो कंपैरिजन है ना, यहाँ पर आपको दो हिंट दी हुई है क्योंकि इतना फील्ड था, ये पहले से दिया हुआ है। देखो अगर हम पीछे जाते हैं आपको ये पहले से दिया हुआ है डेफिनेशन। तो यहाँ पर एपिडेमिक की बात की है जो कि प्लैग की डेफिनेशन है, तो वो यहाँ पे बताया कि प्लैग यूज क्यों किया। दूसरी बात, यहाँ प्लैग ऑफ लोकस्ट क्यों बोला है ना। तो पहला कंपैरिजन ऑफ प्लैग ऑफ लोकस्ट इसलिए बोला है बिकॉज द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय प्लैग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कि प्लैग से कितना डिस्ट्रक्शन जो है वो होता है और उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके लिए बोला प्लैग ऑफ लोकस्ट। बिकॉज जितना डिस्ट्रक्शन वो कॉज करता और जितना उसका परिणाम होता वो उतना घातक नहीं होता जितना कि एक हेल स्टोन के स्टॉर्म से हुआ है। ठीक है, यहाँ हेल स्टॉर्म से हुआ है। दूसरा कंपैरिजन, प्लैग ही क्यों बोला, क्योंकि प्लैग का मतलब है एन एपिडेमिक विच इज अ डिसीज, ठीक है, दैट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली एंड लीव्स मेनी पीपल डेड। अभी इधर पे तो इंसेक्ट्स वाला डेफिनेशन आना चाहिए जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, बट बुक में दिया है तो हमें यही बात करनी पड़ेगी। तो एक एपिडेमिक ऐसा होता है कि जो बहुत जल्दी फैलता है और बहुत जल्दी जल्दी लोगों की जो है डेथ होने लगती है। वैसे ही ये प्लैग इसीलिए बोला है बिकॉज हेल स्टॉर्म होने के बाद सब कुछ तबाह हो गया था, बट एटलीस्ट यहाँ पर सब कुछ तो नहीं, बहुत मेजॉरिटी जो है तबाही होती है ना। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि एक प्लैग ऑफ लोकस्ट में दो कंपैरिजंस हैं। पहला ये बोला इसीलिए क्योंकि इससे डिस्ट्रक्शन होगा और इसके जो परिणाम होंगे। दूसरी बात, प्लैग का मतलब ये होता है कि जो बहुत जल्दी फैलता है बीमारी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ रेट बढ़ जाता है, और इसी चीज़ को यहाँ पर कंपेयर किया है। ठीक है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट जो आपको मेटाफर का पूछा है वो है लेंचो के बारे में, जो अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेंचो को बोला है एन ऑक्स ऑफ अ मैन, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग नेचर एज ऑक्स इन द फील्ड। जैसे कि एक ऑक्स खेत में या फील्ड में अपना पूरा 100% देता है, उससे कितना ज़्यादा काम कराया जाता है, उसी तरीके से लेंचो भी बहुत 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 मेहनती है, इसीलिए उनको एन ऑक्स ऑफ अ मैन बोला है। आई होप ये मेटाफर वाली एक्सरसाइज आपको क्लियर है। और ये मेटाफर प्लीज याद रखना, इसको रटने को नहीं बोल रही हूँ, मेटाफर होता क्या है वो बस ध्यान में रखो क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऑलराइट, चलो। सो इस तरीके से वी आर डन विथ ऑल दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आई होप मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर भी कोई डाउट है, कोई बात नहीं, हम बहुत सारी तरीकों से क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे, बट मेक श्योर कि आप ये ऑर्डर हमेशा फॉलो करो कि आप पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, फिर उसका जो सारांश है, समरी है अगले वीडियो में वो, और फिर उसी पे बेस जितने भी आपको प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं बुक में वो डेफिनेटली अच्छे से देखो। सो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, कोई भी डाउट नहीं है आपके दिमाग में। एंड इफ यू फील कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए काम का था, आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो प्लीज जाके लाइक कर दो वीडियो को। ऑल्सो इस वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में जितने लोगों से हो सकता है शेयर करो। एंड ऑल्सो अगर आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं तो जाकर फटाफट से क्लिक कर दो सब्सक्राइब बटन पे। सो इस तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एंड यस, अभी हम आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में, बट अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना और सभी का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।